हेलो विद्यार्थियों। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 24 में वर्णित कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में विवेचना करेंगे। जैसा कि पूर्व में भी हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अंतरक द्वारा अंतरित को अचल संपत्ति का जो अंतरण किया जाता है उसकी वैधता के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विवेचना कर चुके हैं। अधिनियम की धारा 24 भी उसी संदर्भ में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का या कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करती है। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यदि अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति का अंतरण निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति को अंतरण जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि अंतरक के द्वारा एक से ज़्यादा अंतरित को संपत्ति का अंतरण किया गया हो और अंतरण के समय ही जो शर्तें अधिरोपित की गई हो, इम्पोज की गई हो, उन शर्तों को ध्यान में रखकर हमें ये पता करना होगा कि संपत्ति का अंतरण अंतरक की शर्तों के अनुसार किस व्यक्ति के पक्ष में प्रभावी होगा या कौन व्यक्ति उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से हकदार होगा। अधिनियम की धारा 24 को यदि हम बारीकी से देखें तो इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जहाँ की संपत्ति अंतरण से उस व्यक्ति में हित निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में होना है जो किसी कालावधि पर उत्तरजीवी रहे हो किंतु निश्चित कालावधि विनिर्दिष्ट न हो। अर्थात इसको हम दृष्टांतों के माध्यम से समझें तो और भी आसानी से इस अधिनियम की धारा 24 का विश्लेषण हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि क संपत्ति को ख को जीवन पर्यंत के लिए, लाइफ टाइम के लिए, ख का और उसकी मृत्यु के पश्चात ग और घ अर्थात क अपनी संपत्ति ख को लाइफ टाइम के लिए और उनकी मृत्यु के पश्चात वो संपत्ति किसको जाएगी, ग और घ समविभाजित किए जाने के लिए या उनमें से उत्तरजीवी को अंतरित करता है। अब यहाँ स्पष्ट है कि जब तक ख जिंदा है संपत्ति का धारण वह करेगा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह संपत्ति ग और घ में अंतरण होना चाहिए। परंतु इसमें स्पष्ट किया गया है कि ग और घ में से किसी मृत्यु यदि ख के जीवन काल में हो जाती है तो वह संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में आगे अंतरण न होकर उत्तरजीवी सिद्धांत के आधार पर अंतरण होगी। जैसे ख की मृत्यु पर संपत्ति घ को संक्रमित हो जाएगी। इसका तात्पर्य है कि ख के जीवन काल में यदि ग की मृत्यु हो जाती है तो इनमें ग और घ में से एक की मृत्यु होने पर जो क की संपत्ति ख को जीवन पर्यंत दी गई थी वह शेष बचे उत्तरजीवी को ट्रांसफर होगी। अर्थात उस मृतक व्यक्ति जो मृतक अंतरित था उसके उत्तराधिकारियों को न जाकर उस शेष उत्तरजीवी जो अंतरित बचता है उसको संपूर्ण रूप से अंतरित होगी। उत्तरजीवी को अंतरण ट्रांसफर टू सर्वाइवर इसमें स्पष्ट रूप से किया गया है कि जो अंतरित अंतरण के समय अंतरक के द्वारा जो शर्तें निर्धारित की गई है उन शर्तों के अनुरूप ही संपत्ति को धारण करेगा, प्राप्त करेगा। यदि अंतरण के समय अंतरक के द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि उसकी संपत्ति किन व्यक्तियों को किस प्रक्रिया के द्वारा किन शर्तों के अधीन प्राप्त होगी तो अधिनियम की धारा 24 के अनुसार उसी प्रकार से वह अंतरित संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार होगा। 24 में
उत्तरजीविता को बढ़ावा दिया गया है, अर्थात अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति को किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम देने के उपरांत अन्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को संपत्ति अंतरण करता है और उस लाइफ टाइम जीवन पर्यंत अंतरिति के जीवन काल में ही शेष जो उत्तरजीवी अंतरिति है उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जीवन पर्यंत के उपरांत वह संपत्ति उस मृतक अंतरिति के उत्तराधिकारी को प्राप्त न होकर जो शेष बचा उत्तरजीवी है उसको संपूर्ण संपत्ति प्राप्त होगी। यह अधिनियम की धारा 24 स्पष्ट करती है। परंतु अधिनियम की धारा 24 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई प्रतिकूल आशय अधिनियम की धारा 24 के विपरीत जाकर भी अंतरणकर्ता के द्वारा निर्धारित की गई है, उस प्रतिकूल आशय के अनुकूल ही संपत्ति का अंतरण होगा, न कि अधिनियम की धारा 24 के अनुसार उत्तरजीविता के आधार पर। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर और ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं, दृष्टांतों के माध्यम से और स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे क अपने संपत्ति को ख को जीवन पर्यंत के लिए तथा उसकी मृत्यु के उपरांत ग और घ को समान रूप से या उनमें से जो उत्तरजीवी होगा उसको अंतरण करता है। यहाँ स्पष्ट करना होगा कि ग की मृत्यु क के जीवन काल में हो जाती है, अतः ख उत्तरजीवी घ का होगा। पूर्वहित ख की मृत्यु की समाप्ति पर केवल घ को ही प्राप्त होगी, अतः संपत्ति का हकदार घ ही माना गया है। अधिनियम की धारा 24 इसे स्पष्ट करती है कि जो उत्तरजीवी बचता है वही संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार होगा। एक और दृष्टांत यदि हम देखें तो इससे और भी इस धारा स्पष्ट हो जाएगी कि कोई अपनी संपत्ति अ को जीवन पर्यंत के लिए तथा उसकी मृत्यु के उपरांत ब और स को अथवा उत्तरजीवी को इस शर्त के साथ अंतरण करता है कि यदि ब वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी नहीं रहता है तो उसके बच्चे उसका स्थान ग्रहण करेंगे। इससे स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता के जीवन काल में स की मृत्यु हो जाती है तथा ब वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है, परंतु अ के जीवन काल में ब की मृत्यु हो जाती है। अ के मरणोपरांत संपत्ति के ब के बच्चों को जावेगी, यद्यपि अ की मृत्यु पर ब और स में से कोई भी जीवित नहीं था, परंतु अंतरणकर्ता का आशय स्पष्ट होने के कारण से यह संपत्ति ब को बच्चे को देना होगा। अतः धारा 24 के प्रावधान लागू न होकर प्रतिकूल आशय लागू होगा। इससे स्पष्ट है कि अंतरणकर्ता के द्वारा जो इंटेंशन, जो उद्देश्य अभिव्यक्त किया गया है उसके अनुसार ही उस संपत्ति का अंतरण अंतरिति को प्राप्त होगा। एक और एग्जाम्पल हम देखें या समझें तो और भी धारा 24 स्पष्ट हो जाएगी। संपत्ति अ को जीवन पर्यंत के लिए अंतरण की जाती है, उसकी मृत्यु के बाद यह संपत्ति ब और स को इस निर्देश के साथ अंतरित की जाती है कि दोनों में से किसी की भी मृत्यु अ के जीवन काल में हो जाती है तो उत्तरजीवी को संपूर्ण संपत्ति चली जाएगी। ब की मृत्यु अ के जीवन काल में हो जाती है तथा ब की मृत्यु के बाद अ के ही जीवन काल में स की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में ब की मृत्यु के उपरांत संपत्ति स के उत्तराधिकारी को जावेगी, क्योंकि यहाँ अंतरक का आशय ब एवं स में से किसी एक की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी को संपूर्ण रूप से संपत्ति देने का था। यदि इस प्रकार का आशय अंतरक का नहीं होता तो धारा 24 के अनुसार अ के जीवन काल में ब और स दोनों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए संपत्ति उनके उत्तराधिकारी को न जाकर अंतरक को वापस जाना चाहिए थी। परंतु जहाँ स्पष्ट आशय अभिव्यक्त किया गया हो तो अधिनियम की धारा 24 के अनुसार संपत्ति
प्रतिकूल आशय के अनुसार भी अंतरण हो सकती है। थैंक यू।